हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं भारत में हरियाणा राज्य से उठने वाली मांग को लेकर के। ये मांग दरअसल भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट को बनाने को लेकर है। लंबे समय से ये डिमांड जो है वो चली आ रही थी। आज 23 मार्च के दिन एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो हो सकता है, ऐसी चेतावनी जो है वो इस मांग को करने वाले जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने दी है। तो विस्तार से समझेंगे क्या ये डिमांड है अहीर रेजिमेंट की। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो हम यहाँ पे शेयर करेंगे। दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर मंथ एंड सेल जो है वो शुरू हो चुका है। 31 मार्च तक आप कोई भी कोर्स में अगर एनरोल करते हैं, आप ये कोड इस्तेमाल कीजिए शुभ33। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे प्राप्त कर पाएंगे। तो मेंबर्स ऑफ अहीर कम्युनिटी, अहीर समुदाय, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो लगातार फरवरी 4 से एक इनडेफिनेट प्रोटेस्ट पे जो है वो बैठे हुए हैं। वो एक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं गुड़गांव गुरुग्राम के अंदर। इनकी मांग ये है, क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दरअसल डिमांड ये है, ये चाहते हैं कि भारतीय सेना में अहीर समुदाय की एक स्पेशलाइज्ड रेजिमेंट जो है वो रेज की जाए, जहां पर अहीर समुदाय के लोगों की रिक्रूटमेंट जो है वो की जा सके। तो एक स्पेशलाइज्ड अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर के ये लोग धरने पर जो है वो बैठे हैं। तो फरवरी 4 से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज मार्च 23 के दिन इन्होंने एक बड़ी रैली का आह्वान जो है वो करा है। इनका कहना है कि यहां पर बड़े पैमाने पे एक प्रोटेस्ट मार्च जो है वो किया जाएगा और इनके इस प्रोटेस्ट मार्च को बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सपोर्ट करा है, क्योंकि एक बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी हरियाणा में ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्होंने एक स्लोगन भी जो है वो अपने प्रोटेस्ट में दिया है कि जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा वोट उसी को दिया जाएगा। क्योंकि 2024 में 2 साल बाद हरियाणा में असेंबली चुनाव भी हैं, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी राजनीतिक दल भी जो है वो इन प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में सामने आए हैं। तो अहीर रेजिमेंट, ये अहीर समुदाय के जो लोग हैं, आप देख पा रहे हैं, अहीर रेजिमेंट हमारा हक। तो ये डिमांड जो है वो लंबे समय से करते आ रहे हैं। Protests are being organized under the banner of संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा। अहीर रेजिमेंट, संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के बैनर तले ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये ग्रुप है जिसमें अहीर समुदाय के लोग हैं जो सदर्न हरियाणा से आते हैं। ये लोग मांग कर रहे हैं कि अहीर समुदाय को एक स्पेशलाइज्ड, एक अलग से एक इंडिविजुअल रेजिमेंट जो है वो दी जानी चाहिए। ये इनकी बेसिक डिमांड है और ये इस बात को लेकर के ये तर्क दे रहे हैं। दे कंटेंट दैट इंडियन आर्मी ऑलरेडी हैड सेवरल कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स। भारतीय सेना में ऑलरेडी बहुत सारी जाति आधारित रेजिमेंट्स जो है वो बनी हैं। इस वजह से अगर एक रेजिमेंट और बन जाती है तो इससे कोई नुकसान जो है वो नहीं होता है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लूज ये डिमांड कर रहे हैं। इनका कहना है कि अहीर समुदाय की एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है भारतीय सेना में एंड दे वांट सेपरेट रेजिमेंट फॉर अहीर अलोंग द सिमिलर लाइंस। इन्होंने कहा जिस तरीके से भारतीय सेना में डोगरा रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, उसी तरीके से क्योंकि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन आहिर समुदाय के लोगों का है भारतीय सेना में, तो उनको एक सेपरेट रेजिमेंट जो है वो दी जानी चाहिए। इनके बारे में बात करेंगे। आहिर समुदाय, आहिर कम्युनिटी। आहिर कम्युनिटी भारत के वो समुदाय है जो कि यादव कम्युनिटी से संबंधित है। यादव समुदाय से संबंध रखने वाले ये लोग हैं जिन्हें आहिर समुदाय के नाम से जाना जाता है। ये एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इनका जो है वो हरियाणा में खास करके अलवर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, झज्जर जैसे रीजन्स में जो है वो प्रोमिनेंटली ये लोग जो है वो रहते हैं। एक बड़ा पॉपुलेशन इनका आहिर समुदाय का जो है वो इस रीजन में रहता है। इस वजह से इस पूरे के पूरे इलाके को आहिरवाल या फिर आहिर का निवास जो है वो उस रूप में जाना जाता है। भारत में हरियाणा के अंदर ये जो रीजन्स हैं, ये खासकर ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, ये वो इलाके हैं जहां जिन्हें आहिरवाल रीजन या आहिर समुदाय के निवास के रूप में जाना जाता है। यहां से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो भारतीय सेना में किया गया है। सिर्फ सर्विस ही नहीं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस भी जो है वो दिए हैं। आहिर समुदाय ने बहुत बलिदान जो है वो भारतीय सेना के अंदर दिए हैं और इस वजह से इन्हें बहुत सारे वीरता पुरस्कार भी जो है वो मिले हैं। इन्हें सेवरल गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। आहिर समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर कोट करते हैं रेजांगला की लड़ाई को। रेजांगला जो है वो चुशुल वैली में एक माउंटेन पास है। इसके बारे में बार बार आहिर समुदाय जो है वो बात करता है क्योंकि 1962 की जंग के दौरान यहां पर एक भीषण युद्ध हुआ था जिसमें
120 कैजुअलिटीज भारत की ओर से हुई थी। भारतीय सेना के 120 जवानों की शहादत यहां पर हुई थी, जिसमें से 114 जो है 114 जो है वो आहिर है। तो चुशुल की वैली में रेजांगला पास पर हुए इस युद्ध को वो कोट करते हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने ना सिर्फ सर्विस में बल्कि बलिदान में, जब अपने प्राणों को न्यौछावर करने की बात आती है तभी आहिर समुदाय जो है वो काफी आगे रहा है भारतीय सेना में। इस वजह से इनके लिए एक स्पेशलाइज्ड रेजिमेंट की जो है वो मांग की जा रही है। अब यहां पे समझना ये होगा कि भारतीय सेना में कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स दरअसल है क्या, क्यों ये बनाई गई थी और क्या अभी भी इस तरीके की कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स जो है वो बनाई जाती है। दरअसल ऑलमोस्ट हर साल इस प्रकार का मुद्दा जो है कास्ट बेस्ड रेजिमेंट को लेकर के मुद्दा जो है वो सामने आ जाता है। इससे पहले 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि अगर वो सरकार में आते हैं तो वो आहिर इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है वो क्रिएट करेंगे, आहिर कम्युनिटी के लिए एक स्पेशलाइज्ड रेजिमेंट जो है वो बनाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग मुद्दों पे कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स की बात जो है वो न्यूज में देखने को मिलती है। और अब इस बार 2022 में हम इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि फरवरी के महीने से आहिर समुदाय के जो लोग हैं वो कास्ट बेस्ड रेजिमेंट की डिमांड को लेकर के प्रोटेस्ट पे जो है वो बैठे हैं। दरअसल कास्ट बेस्ड रेजिमेंट की शुरुआत जो है ये भारतीय सेना में आजादी से पहले हुई थी। ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को। दरअसल 1857 से पहले अगर हम ब्रिटिश का इतिहास जो है वो देखते हैं तो ट्रेडर्स के रूप में वो लोग आए थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने लिए आर्मी जो है वो बनाना शुरू कर दी। इनिशियली आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश क्लास के लोग थे जो विदेश से लाए जाते थे, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि काफी ज्यादा कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ रही थी तो भारत से ही सैनिकों को चुना जाने लगा। हर एक समुदाय कहीं से भी अपनी जरूरत के हिसाब से अंग्रेज हुकूमत जो है वो अपने लिए सोल्जर्स चुनती थी। लेकिन उसके बाद हुई 1857 की सिपाही म्यूटिनी, 1857 का विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसे कहते हैं। उसके बाद कास्ट बेस्ड और रीजन बेस्ड रिक्रूटमेंट जो है वो ब्रिटिश सरकार ने करना शुरू करी। क्योंकि क्या हुआ, यहां पर कुछ पर्टिकुलर सेक्शन जैसे मान लीजिए बंगाल के जो सोल्जर्स थे उन्होंने स्पेयर हेड करा था, उन्होंने इस रिवॉल्ट की शुरुआत जो है वो करी थी। तो उस समय ब्रिटिश आर्मी को लगा कि, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगा कि नहीं, अगर हम इस तरीके से किसी भी कम्युनिटी को रिक्रूट कर लेंगे तो अल्टीमेटली हमारे लिए खतरा जो है वो पैदा हो सकता है। इस वजह से उन्होंने कास्ट बेस्ड अलग अलग रेजिमेंट्स जो है वो बनाना शुरू कर दी। आइडिया ये था कि अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कास्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो भी जाती है तो बाकी रेजिमेंट्स जो है वो उनके पास सेफ्टी के लिए जो है वो मौजूद रहेंगी। तो 1857 की सिपाही म्यूटिनी के बाद अंग्रेज हुकूमत ने इस प्रकार की कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स की शुरुआत करी। इन्होंने भारत की ब्रिटिश आर्मी को मार्शल और नॉन मार्शल रेसेस में बांट दिया। इन्होंने कहा कि कुछ रेसेस ऐसे हैं जिनका इतिहास रहा है, जिनकी हिस्ट्री रही है, जो युद्ध आदि लड़ते आए हैं, तो उनको मार्शल रेजिमेंट का नाम दे दिया। और जिनका वॉर का जैसा कोई इतिहास नहीं था, जिन्होंने इतिहास में, हिस्ट्री में कोई ज्यादा बड़े वॉर्स नहीं लड़े थे, उनको नॉन मार्शल रेसेस जो है वो घोषित कर दिया गया। और यही प्रथा जो है वो चलती रही। 1930 में पहली कास्ट बेस्ड रेजिमेंट जो है वो बनाई गई थी इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ब्राह्मण इन्फेंट्री, गौड़ ब्राह्मणों की एक रेजिमेंट जो है वो बनाई गई थी। ये बनाई गई थी 1903 में और पहले विश्व युद्ध के बाद इसको भंग जो है, इसको डिसबैंड जो है वो कर दिया गया था। उसी तरीके से सेकंड कास्ट बेस्ड रेजिमेंट जो थी वो चमार रेजिमेंट थी, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाई थी और बाद में दिसंबर 1946 में इसे भी जो है वो भंग कर दिया गया था। तो आइडिया क्या था, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने कंट्रोल को जो है वो बनाए रखने के लिए लोगों को डिवाइड करते हुए ब्रिटिश सरकार ने ये कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स जो है वो बनाना शुरू करी थी। 1857 के विद्रोह के बाद कास्ट बेस्ड इंडक्शन जो है वो भारतीय सेना में होना शुरू हो गया। दरअसल जैसे ही 1857 का रिवॉल्ट हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला लिया कि विद्रोह के दौरान वो सारे के सारे रीजन्स जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट किया था वो उनके लॉयल जो है वो माने गए। वो सारे के सारे रीजन्स जिन्होंने अंग्रेज सरकार का साथ दिया था इस रिवॉल्ट के दौरान, उनको अंग्रेज सरकार का लॉयल जो है वो माना गया और उन लोगों को ही जो है वो मार्शियल रोल में युद्ध लड़ने के लिए रिक्रूट किया गया। इसमें डोगरा रीजन, जम्मू का डोगरा रीजन था, राजपूताना रेजिमेंट था। तो ये सारे के सारे रीजन्स जो है इनको लॉयल मानते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनको मार्शल रोल्स में जो है वो इंडक्ट किया गया। आज भी आप डोगरा रेजिमेंट के बारे में आप सुनते हैं, राजपूताना रेजिमेंट के बारे में सुनते हैं, कुमायूं रेजिमेंट के बारे में सुनते हैं, सिख रेजिमेंट के बारे में सुनते हैं। तो
1857 के बाद जब ये नीड ब्रिटिश सरकार ने फील करी कि नहीं, हमको कास्ट जाति के आधार पर डिवाइड करना है आर्मी को, तो उस समय जॉनथन पील कमीशन जो है वो बिठाया गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स जो है वो अभी न्यूज में है, तो एग्जाम के अंदर ये सवाल आ सकता है। जॉनथन पील कमीशन जो है वो 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था, ये जानने के लिए कि किस तरीके से सोशल ग्रुप्स और रीजन्स के आधार पर लॉयल सोल्जर्स को रिक्रूट किया जा सकता है। इस उद्देश्य से जॉनथन पील कमीशन जो है वो बनाया गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को उनकी ब्रेवरी और वेल बिल्ड के हिसाब से जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। जिनकी अच्छी बिल्ड थी, जिनका इतिहास था युद्ध लड़ने का, उन्हें मार्शल कैटेगरी के अंदर जो है वो इंडक्ट किया गया। इस मार्शल कैटेगरी में नॉर्थ इंडियंस जो है उनको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो दी जाती थी आज भी। और जो कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स है, ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कास्ट बेस्ड रेजिमेंट जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं रेस किया गया। ये सारी की सारी वो रेजिमेंट्स हैं जो आजादी से पहले से चली आ रही हैं, जैसे पंजाब रेजिमेंट है, मद्रास है, मराठा लाइट इन्फेंट्री है, राजपूताना राइफल्स है, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सिख लाइट इन्फेंट्री है, डोगरा रेजिमेंट है, गढ़वाल राइफल्स है, कुमायूं रेजिमेंट है। आजादी के बाद जो रेजिमेंट्स रेस की गई वो स्किल के आधार पर थी, जैसे गनर्स है, टेक्निकल कोर है। इस तरीके की रेजिमेंट्स जो है वो आजादी के बाद रेस की गई थी। जो कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स थी वो ब्रिटिश सरकार के दौरान ही चली आ रही थी, तो उसी ही हायरार्की को, उस ही ट्रेडिशन को जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बनाया था उसको फॉलो किया जा रहा है। ये कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स जो है वो 2018 से 20 के बीच में काफी ज्यादा चर्चा में रहे, जिसमें एक मुख्य कारण था प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, राष्ट्रपति अंगरक्षक। राष्ट्रपति अंगरक्षक ये एक स्पेशलाइज्ड इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है जिनका काम है देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को सुरक्षा देना। वो देश के राष्ट्रपति होने के साथ साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी जो है वो है। इस वजह से राष्ट्रपति जी को सुरक्षा देने के लिए भारतीय सेना की एक स्पेशलाइज्ड रेजिमेंट है जिसे प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड या राष्ट्रपति अंगरक्षक कहा जाता है। इनको आमतौर पर देखा जाता है जब गणतंत्र दिवस समारोह की परेड होती है तो राष्ट्रपति जी के मोटरकेड के आगे, राष्ट्रपति जी के काफिले के आगे घुड़सवार सैनिकों की, घुड़सवार अफसरों की एक सेना जो है वो चलती है, वो दरअसल राष्ट्रपति के अंगरक्षक है। तो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के रिक्रूटमेंट के एक नोटिफिकेशन जो है वो कुछ समय पहले जारी हुई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 पर्टिकुलर कास्ट से या 3 पर्टिकुलर कम्युनिटीज से ही एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट किए गए थे, जिसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो राष्ट्रपति अंगरक्षक या प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड जो है वो एक छोटा सा यूनिट है जिसमें करीब 150 ट्रूप होते हैं, जो कि सेलेक्ट किए जाते हैं हिंदू, जाट सिख और राजपूत, इन 3 समुदायों से ही राष्ट्रपति अंगरक्षक जो है वो चुने जाते हैं। कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें क्लियरली ये मेंशन था कि सिर्फ वही लोग इसके लिए अप्लाई करें जो जहां तो हिंदू जाट है, जहां जाट सिख है, जहां राजपूत समुदाय से बिलोंग करते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज किया गया कि इस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो डिनाई की जा रही हैं या जाति के आधार पर कुछ लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। इस मुद्दे को जब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया तो भारतीय सेना ने इसके जवाब में यह कहा था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कास्ट, जाति के आधार पर किया जा रहा है। दरअसल रीजन ये है कि कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर रेजिमेंट की। यहां पर कुछ मूलभूत जरूरतें हैं जो एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तभी उनको इस रेजिमेंट में रिक्रूट किया जा सकता है। दरअसल राष्ट्रपति भवन और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की सुरक्षा के लिए बनाई गई ये रेजिमेंट जो है, इसमें एक कॉमन हाइट की जो है वो जरूरत होती है। कम से कम 6 फीट की लंबाई जो है वो व्यक्ति की होनी चाहिए, एक वेल बिल्ट बॉडी और अपीयरेंस जो है वो होना चाहिए, और ये सारे के सारे फिजिकल फीचर्स जो है वो मोस्टली इन 3 कम्युनिटीज के अंदर देखने को मिलते हैं। इस वजह से इन 3 कम्युनिटीज से सिलेक्शन जो है वो किया जाता है। जाति का कोई भी रीजन इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे जो मात्र रीजन है वो फिजिकल अपीयरेंस है, बॉडी बिल्ट है। ये जवाब जो है वो भारतीय सेना ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया था कि राष्ट्रपति अंगरक्षक में किसी प्रकार की जाति को जो है वो प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, बल्कि फिजिकल अपीयरेंस को, क्योंकि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए जो सोल्जर्स हायर किए जाने हैं उनकी एक फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इस वजह से बार बार समय समय पर ये मुद्दा जो है वो उठता रहता है, चाहे राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट में इंडक्शन की बात हो या फिर 2019 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कही थी, और अब अहीर समुदाय का प्रोटेस्ट, आए दिन इस प्रकार की मांग जो है वो उठती रहती है। अब इसके ऊपर
क्या सरकार की प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इंडियन आर्मी ने अपने स्टांस को क्लियर किया, अगर हम बात करें सरकार के रिएक्शन की, तो बहुत बार लोकसभा के अंदर भी ये सवाल जो है वो उठाया जा चुका है। इसमें 2016 में ये सवाल जो है उठाया गया था। उस समय रक्षा मंत्री जो है वो स्वर्गीय श्री मनोहर पारिकर जी थे। इस सवाल के बारे में जवाब में जो है वो बार बार एक ही बात कही जाती है कि जितनी भी कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स जो है वो आ रही हैं वो आजादी के से पहले की बनी हुई है। और क्योंकि इन सभी रेजिमेंट्स ने एक बहुत ही बेहतर तरीके का प्रदर्शन किया है किसी भी युद्ध के समय में या किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में, तो इन्होंने एक एग्जाम्पलरी मैनर में अपनी सर्विसेज जो है वो दी हैं। तो इस वजह से कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं है कि इनमें से किसी भी रेजिमेंट को जो है वो डिसबैंड किया जाएगा, लेकिन कोई भी नई ऐसी रेजिमेंट जो है वो नहीं बनाई जाएगी जो जाति के आधार पर होगी। ये उत्तर जो है वो हमेशा से लोकसभा के अंदर भी जो है वो सरकार द्वारा दिया गया है। यानी कि सरकार जो है वो अपने स्टांस को क्लियर करती है कि हम जिन रेजिमेंट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं ये वो रेजिमेंट्स हैं जो आजादी से पहले बनाई गई थी, लेकिन क्योंकि वो रेजिमेंट्स जो हैं उन्होंने समय समय पर असैन्य वीरता का प्रदर्शन किया है, एक एग्जाम्पलरी तरीके से अपनी सर्विसेज जो है वो निभाई है, इस वजह से उनको डिसबैंड करने का कोई भी प्रपोजल नहीं है। हालांकि कोई भी नई रिक्रूटमेंट या कोई भी नई रेजिमेंट जो है वो इस तरीके से रेस नहीं की जाएगी। अब देखना ये होगा कि आहिर समुदाय के इस प्रोटेस्ट के बाद क्या सरकार का रिएक्शन जो है वो इसको लेकर के रहता है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो इस वजह से हम डिस्कस कर रहे थे क्योंकि आज एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो गुड़गांव रीजन में देखने को मिलेगा। किस वजह से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये सारी की सारी चीजें हमने विस्तार से इस लेक्चर में समझी है। आई होप हम डिटेल में सब चीजों को समझ पाए होंगे। दोस्तों, आप स्टडी IQ पर किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी IQ के कोर्सेज पे ले पाएंगे। आपकी प्रेपरेशन को बेहतर बनाने के लिए शानदार स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या स्टडी IQ के ऐप पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।